नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 44 यानी कार्यपत्रक संख्या 44 को। यह आपकी 2 नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान सी वर्कशीट में हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति को रिवाइज करेंगे। इट मीन्स ये हमारी रिवीजन वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हमें एक अंश दिया गया, इसी पार्ट में से इस अंश को हमें पढ़ना है, समझना है और उस पर आधारित आसान से प्रश्नों को हल करना है। इसी टाइप के 2 क्वेश्चंस आपके टर्म 1 के एग्जाम में आने वाले हैं, यानी कि आपको 2 इस टाइप के सोर्स दिए जाएंगे, 2 अंश दिए जाएंगे, उन पर आधारित आपको प्रश्नों को हल करना होगा। उनमें से एक जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा वो हिस्ट्री में से रहेगा, दूसरा आपका जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स में से रह सकता है। तो चलिए इस अंश को हम पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही है फ्रांस की क्रांति के बाद की, कि 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई थी। 18वीं सदी की बात करें तो जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है और उसके बाद उपनिवेशवाद है उसका फैलाव होता है। अब ये उपनिवेश क्या होता है कि जैसे हम भारत जो हमारा देश था, हम ब्रिटेन के अधीन थे, हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ब्रिटेन के गुलाम थे। ऐसे फ्रांस के अधीन जो देश थे वो फ्रांस के उपनिवेश थे। ओके, तो 18वीं सदी में उपनिवेशवाद है उसकी शुरुआत होती है मुख्य तौर पर, और उसकी ज़्यादा निंदा नहीं होती, कोई भी आलोचना नहीं करता। अब इसकी शुरुआत क्यों होती है? शुरुआत होने का कारण यह था कि जब फ्रांस ने उपनिवेश की स्थापना की उत्तर अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, तो वहाँ पे बागानी कृषि की जाती थी या कच्चे माल की सप्लाई की जाती है। बागानी कृषि में जैसे चाय की, कॉफ़ी की, तंबाकू की, इस प्रकार की कृषि की जाती थी। अब वहाँ पर उन बागानों में काम करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी और यूरोप के लोग थे वो वहाँ काम करना नहीं चाहते थे। पहला, वो समृद्ध थे, दूसरा वो दूर देश में जाकर के ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए दास प्रथा है उसकी शुरुआत होती है। दास प्रथा की शुरुआत होती है कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका से दास सप्लाई किए जाते थे यूरोप में, और यूरोप से फिर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में दासों को भेजा जाता था। तो ये एक तरीके से ट्रायंगल, दास व्यापार का ट्रायंगल बन चुका था। अब ये जो दास व्यापार था इसके शुरुआत में विरोध नहीं होता, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका विरोध होना शुरू हो जाता है। नेशनल असेंबली, फ्रांस की जो क्रांति होती है उसके बाद नेशनल असेंबली में एक लंबी बहस होती है कि व्यक्ति के जो मूलभूत अधिकार है वो उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त नागरिकों को दिए जाएं या नहीं। एक लंबी बहस होती है कि ये जो नागरिक अधिकार जो हम दे रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के बाद, कि हम फ्रांसीसी नागरिकों को दे रहे हैं, क्या यही अधिकार जो फ्रांस के उपनिवेश है उसमें रहने वाले लोगों को दिए जाएं या फिर नहीं दिए जाएं। तो लंबी बहस होती है लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, यानी दास प्रथा है उसके ऊपर कोई भी ठोस है वो निर्णय नहीं लिया जा सका। इसका एक बड़ा कारण यह था कि दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के भय के कारण नेशनल असेंबली में इस प्रकार का कोई कानून पारित नहीं किया गया था, क्योंकि उस वक्त जो वोट डालने का अधिकार प्राप्त था वो कुछ ही लोगों को प्राप्त था। उनमें से ज़्यादातर धनी लोग थे, ओके, जो टैक्स देते थे, जो कर देते थे, तो उनका विरोध कोई भी नहीं लेना चाहता था। उनका कोई भी उनसे यूं कह सकते कि डायरेक्ट पंगा नहीं लेना चाहता था। लेकिन अंततः 1794 में कि जो कन्वेंशन होता है उसमें फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया था। लेकिन 1794 में कुछ वर्ष के बाद, जैसे रोबेस्पियर मैक्समिलियन की जो सरकार थी, उस सरकार के दौरान 1794 में एक कानून पारित किया जाता है और दास प्रथा है उसको समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, एक छोटी अवधि तक ये कानून लागू रहा, लगभग 10 वर्षों तक ये कानून लागू रहता है। और 10 वर्षों के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा को दोबारा से शुरू कर दिया था। ओके, दोबारा शुरू करने का कारण यही था कि व्यापार था वो प्रभावित हो रहा था, जो उपनिवेश थे वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था थी वो गड़बड़ा रही थी। इसलिए नेपोलियन की बात करें तो नेपोलियन ने 10 वर्षों के बाद लगभग 1804 में दास प्रथा को दोबारा से शुरू कर दिया था। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो जो लोग थे उनको अपना गुलाम बनाने की स्वतंत्रता दोबारा से मिल गई थी और ये काफ़ी समय तक चलता रहा। अंत में 1848 में फाइनली अंतिम रूप से दास प्रथा है उसका उन्मूलन कर दिया जाता है, यानी दास प्रथा की समाप्ति कर दी जाती है। तो ये था हमारा गद्यांश अंश। अब इसी पर आधारित है कुछ आसान से प्रश्न, चलिए उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि यह स्रोत या यह स्रोत निम्न में से किस देश से संबंधित है, ये हमें बताना है। ओके, आप अपने आंसर को मेरे आंसर देने से पहले देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आपका स्कोर क्या रहता है वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया, यह जो सोर्स है, यह जो स्रोत है, निम्न में से किस देश से संबंधित है। पहला विकल्प हमारा दिया गया कि जर्मनी से संबंधित है, दूसरा ये फ्रांस से रिलेटेड है, तीसरा ये बेल्जियम से रिलेटेड है और चौथा ये इटली से रिलेटेड है। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो बी रहेगा, ये फ्रांस से संबंधित है, जो ऊपर हमने सोर्स को पढ़ा है। दूसरा प्रश्न देखिए कि गुलामी के संबंध में, गुलामी के बारे में लंबी चर्चा कहाँ हुई थी। पहला विकल्प है हमारा फ्रांस की नेशनल असेंबली में,
दूसरा भारत की संसद में, तीसरा रूस की ड्यूमा में, चौथा ब्रिटेन की संसद में। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो ए रहेगा, फ्रांस की नेशनल असेंबली में इस बारे में चर्चा होती है। ओके, उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है कि किस वर्ष के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया था? किस वर्ष हुआ था वो कन्वेंशन? तो इसमें पहला विकल्प है 1748 में, दूसरा 1762 में, तीसरा 1791 में और चौथा 1794 में। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा 1794 यानी 1794 में। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा हमारा प्रश्न है। चौथा प्रश्न दिया गया कि किसकी आय दास व्यापारियों पर निर्भर थी? किसकी आय? तो इसमें 4 विकल्प दिए गए। पहला रानी की आय, दूसरा फ्रांस के नागरिकों की आय, तीसरा फ्रांस के व्यापारियों की आय, चौथा फ्रांस की महिलाओं की आय। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा सी, फ्रांस के व्यापारियों की आय। तो 1 से 4 तक एक बार आप फिर से देख लीजिए। पहला जो आपका प्रश्न है, ये उपरोक्त गद्यांश है वो किससे संबंधित है, किस देश से संबंधित है? तो उसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, फ्रांस। दूसरे में आपका करेक्ट आंसर ए रहेगा, फ्रांस की नेशनल असेंबली में जो गुलामी है उसके बारे में चर्चा हुई थी। तीसरा जो आपका प्रश्न है कि फ्रांस के सभी उपनिवेशों में दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया गया था? तो इसमें डी रहेगा 1794 में। और चौथा जो आपका प्रश्न है कि किसकी आय दास व्यापार पर निर्भर थी, उसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, फ्रांस के व्यापारियों की। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा। पांचवा प्रश्न दिया गया कि फ्रांस के उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था? जैसे 1794 में पहली बार दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद नेपोलियन दोबारा शुरुआत कर देते हैं, लेकिन फाइनली अंतिम तौर पर दास प्रथा है उसका अंत फ्रांस से कब होता है ये हमें बताना है। तो इसमें भी हमें 4 विकल्प मिले हैं। पहला हमारा विकल्प है 1793 में, दूसरा विकल्प है 1794 में, तीसरा विकल्प है 1845 1845 में, चौथा विकल्प है 1848 1848 में। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो डी रहेगा 1848 यानी कि 1848 में अंतिम रूप से फाइनली दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाता है फ्रांसीसी उपनिवेशों से। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न दिया गया फ्रांस में किसने दास प्रथा की पुनः शुरुआत की थी? दोबारा से शुरुआत किसने की थी? पहला विकल्प है फ्रांस की रानी ने, दूसरा फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं ने, तीसरा विकल्प है लुई 16 ने और चौथा विकल्प है नेपोलियन ने। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो डी रहेगा, नेपोलियन ने 1804 में दास प्रथा को दोबारा से शुरू कर दिया था। उसके बाद 7वां हमारा प्रश्न है कितने वर्षों बाद फ्रांस में दास प्रथा मुक्ति कानून, कितने वर्षों तक फ्रांस में दास प्रथा मुक्ति कानून लागू रहा था ये हमें बताना है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए। पहला विकल्प है हमारा ए 8 वर्ष, दूसरा विकल्प है बी 10 वर्ष, तीसरा विकल्प है सी 15 वर्ष और चौथा विकल्प है डी 20 वर्ष। तो इसमें करेक्ट जो हमारा आंसर रहेगा वो बी रहेगा 10 वर्ष, कि लगभग 10 वर्षों के बाद नेपोलियन ने फ्रांस में दास प्रथा को दोबारा से शुरू कर दिया था। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, क्लास 9 सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अलग से, जिसमें आपके 1 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कवर किए। दूसरा MCQs क्वेश्चंस कुछ चैप्टर्स के कवर हो चुके हैं, कुछ चैप्टर्स के विदिन 6-7 डेज तक कवर कर दिए जाएंगे। ओके, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आपको कहाँ जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में क्लास 9 सोशल साइंस का जीनियस बैच मिलेगा या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बैच मिलेगा, वहाँ पर आप इन सबको फाइंड आउट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।